हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के बच्चे जो है उनके लिए आज मैथ जो है वो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो नाम है, इस नाम से आप लोगों को बहुत चीज पता चल गया होगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसका आधा डेफिनेशन यहीं पे दे दिया। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है ये जानेंगे। इसके कितने विधियां होती है बनाने के, कितने मेथड्स होते हैं, है ना, ये सारे चीज जानेंगे। समझ में बात। दूसरा जानेंगे कि इसको हम लोग बनाने के लिए जो सबसे आसान विधि है वो क्या है, और अगर आप लोगों को एग्जाम में लिख देता है कि हाँ आपको इस मेथड से बनाना है तो आपको उस मेथड से बनाना है। ठीक है, समझा बात। और इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल भी जानेंगे। ठीक है, कि इसको हम कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे वो थ्योरी पार्ट्स होगा। ठीक है, कुछ मैथ्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा आज एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी का जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप लोग इस थ्योरी पार्ट को बड़े अच्छे से देखें, समझें। ठीक है, तभी आप लोग कैलकुलेशन के पार्ट को बड़े आसानी से बना पाए। ठीक है, और जिनका अलजेब्रा वीक है वो जाकर के अलजेब्रा को थोड़ा सा देख ले, उसे समझ ले। ठीक है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा लंबा बात नहीं करेंगे और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपने बोर्ड के ऊपर क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे देखो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले यानी कि दो को चर रहेगा। रैखिक समीकरण मतलब कि जो इक्वेशन रहेगी, वेरिएबल रहेगी, उसके पावर जो होंगे वो 1 होगा। रैखिक का मतलब क्या होता है? पावर 1 होगा। युग्म का मतलब इसमें क्या होगा? दो इक्वेशन होगा। क्या होगा? दो इक्वेशन होगा, है ना। दो पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन होंगे जिसके 2 वेरिएबल्स होंगे, जिसके 2 वेरिएबल्स होंगे। आइए देखते हैं इसके फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, चलिए परिचय को देखते हैं पहले। वो जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा। a1x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा होगा ये एक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा जो है a2x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? इसका सिंपल फॉर्म है, व्यापक रूप है। यानी कि इस फॉर्म में आपका क्या होगा? इक्वेशन होगा। ठीक है, अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या? देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या? तो ये जो चीज रहेंगे वो रहेंगे अचर पद या अचर मान। ठीक है, ये जो अचर मान रहेंगे बाबू, ये क्या होंगे? अचर मान जो आपका रहेगा वो होगा आपका रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। यानी कि ये क्या होगा? कोई वास्तविक संख्या हो, है ना। ये रियल नंबर नेगेटिव के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव के भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद फ्रैक्शंस के भी हो सकते हैं और डेसिमल्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अचर मान जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? रियल नंबर रहेंगे। x1 y1 x2 y2 जो है वो रहेंगे चर मान, यानी कि वेरिएबल। ये जो रहेंगे ये ABCD के कोई भी अल्फाबेट रह सकते हैं, U V T Z X, मतलब कुछ भी यहाँ पे रह सकता है। चर मान किसको बोलते हैं? तो जिसकी वैल्यू चेंज हो, यानी कि x की वैल्यू कभी 1 भी हो सकती है, कभी 2 भी हो सकती है, कभी 10 भी हो सकती है ना। उसी तरह से चर मान का मतलब कि वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है, यानी कि वेरिएबल क्या होगा? वो वैरी करते रहेगा। ठीक है, अचर मान कांस्टेंट वैल्यू मतलब जिसका वैल्यू क्या होगा? फिक्स होगा। और फिक्स जो होता है वो कौन होता है? तो नंबर वाली ना, है ना। नंबर यानी कि 1 को हमेशा 1 ही बोलेंगे, है ना। 2 को हमेशा 2 ही बोलेंगे,
0.3 को हमेशा 0.3 ही बोलेंगे, वो फिक्स है ना। लेकिन x का वैल्यू जो है, यानी कि चर मान का जो वैल्यू है, x का वैल्यू कभी 1 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, तो कभी 3 भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा झलक, एक परिचय था, आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह लिखा होगा तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कचड़ा टाइप में हो जाएगा, ठीक है, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखिए, विधि, समीकरण को हल करने के जो होते हैं वो दो विधि होते हैं, दो मेथड होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? तो दो मेथड होते हैं। पहला होता है बीजगणितीय विधि और दूसरा होता है ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि मतलब अलजेब्रिक मेथड। क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। और ग्राफीय विधि मतलब कि ग्राफिकल मेथड। क्या होगा? ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ठीक है, ये दो मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके इसके आंसर को लेकर के आएंगे। यानी कि जो चर मान है एक्स वाई का वैल्यू जो आएगा वो हम लोग किसके मदद से लाएंगे? वो बीजगणितीय विधि के और ग्राफीय विधि की मदद से, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो, बीजगणितीय विधि में भी जो होता है 3 मेथड होता है। बीजगणितीय मेथड में भी मतलब अलजेब्रिक मेथड जो होता है उसके भी 3 मेथड होते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। पहला जो है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्रबंधन विधि। इनमें से जो सबसे मेरा मस्त वाला है और सबसे अच्छा वाला जो है वो मुझे ये दो पता है, मजा आता है बनाने में, ठीक है। और ये दोनों में जो है सबसे फेवरेट है मेरा वज्रबंधन विधि। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही आसान मेथड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, जोड़ घटाओ गुणा भागा, बस कुछ नहीं, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लंबा होता है और उससे ज्यादा लेंदी होता है प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया? बीजगणितीय विधि में हम लोग कितने मेथड्स को पढ़ेंगे? 3 मेथड्स को पढ़ेंगे, है ना। और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 रास्ता जानते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इन 3 मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। किस मेथड में? तो बीजगणितीय विधि यानी कि अलजेब्रिक मेथड में। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा नोट्स कर लीजिए और मैं एक चार्ट बनाने वाला हूं, उस चार्ट को आप लोग देख लेंगे अच्छा से, ठीक है। तो आपके जो एमसीक्यू में सवाल आएंगे उसको आप लोग चुटकियों में हल करके निकल जाएंगे, ठीक है। वो चार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आएगा? तो चलिए आइए आप लोग इसे नोट्स कीजिए। तो आइए बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे। हमने जो यहाँ पे चार्ट बना रखा है इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, नोट्स कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को इसको एक्सप्लेन किए देता हूं, ठीक है। आप लोग इस चार्ट को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, तो आप लोग काफी हद तक कैलकुलेशन को समझ जाएंगे। इक्वेशन कहना क्या चाहता है इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले क्या होता है, इक्वेशन को चेक करना होता है, ठीक है, कि इसका कैलकुलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक से, ठीक है, या फिर और भी अलग से अगर कोई बुक लेकर के है, के सिन्हा का, आर डी शर्मा का, ठीक है, आर एस अग्रवाल का, इन सबका अगर बुक लेकर के है तो उनमें वही मैथ दिए हुए हैं जिनका कैलकुलेशन होता ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, चेक करने के लिए एक के शर्त होती है कि भाई जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका कैलकुलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है, एक शर्त होती है और वो 3 शर्त जो है मैंने इस चार्ट में लिख रखा है। और इस चार्ट में आप लोगों को लगभग बहुत सी चीज है जो आप लोगों को समझ में आने वाला है, ठीक है। और इस चार्ट से आप लोग एमसीक्यू के जो सवाल है उसको भी चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले, ठीक है। हमने जो चार्ट बनाया है उसमें लिखा है शर्त, हलों की संख्या, युग्मों का नाम, ठीक है, युग्म मतलब इक्वेशन का नाम क्या रहेगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से, ठीक है, तो वो जो ग्राफीय विधि रहेगी उसका कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, और उस ग्राफ का नाम क्या होगा,
ठीक है, ये 3 चीज है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखो, अगर A1 बाई A2 जो है वो B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो उसके अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। और जब इसके अद्वितीय हल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होंगे, ठीक है, और ये जो हल होंगे इस हल को बोलेंगे अविरोधी या संगत। क्या बोलेंगे? अविरोधी या संगत बोलेंगे, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी बनेगा, मतलब कि कट मार्क्स में बनेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू ऐसे जाएगी और वाई की वैल्यू ऐसे काटती हुई जाएगी। समझ में आ रही बात? चलो, और दूसरा है A1 बाई A2 इज इक्वल टू, यानी A1 बटा A2 जो है वो B1 बटा B2 के बराबर होगा और B1 बटा B2 जो है वो C1 बटा C2 के बराबर होगा। अगर ये तीनों चीज बराबर हो गए हैं तो इनके अनेक हल हो गए, मतलब बहुत सारे हल हो सकते हैं, ठीक है। x का वैल्यू कभी y में रखोगे तो उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। y का वैल्यू x में रखोगे तब भी उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे इसका हल हो सकते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं? इस युग्म का जो नाम है, इस इक्वेशन का जो नाम है, उस इक्वेशन को नाम क्या देंगे? तो आश्रित बोलेंगे, ठीक है। और इसकी जो ग्राफ बनेगी वो कैसे बनेगी? तो संपाती, एक सिंपल लाइन में बनेगी। कैसे बनेगी? एक सिंपल लाइन में बनेगी, ठीक है। और इस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग संपाती, ठीक है। अगला है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। मतलब A1 बटा A2 जो है वो B1 बटा B2 तो होगा, लेकिन वो C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जब ऐसा हो तो इसका मतलब होगा कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। ये इक्वेशन गलत है, बेकार है, ठीक है। उसका कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विरोधी, असंगत। क्या? विरोधी, है ना, विरोध कर रहा है। और इसका जो ग्राफ बनेगा बाबू वो बनेगा समांतर रेखा है। क्या बनेगा? 2 समांतर रेखा बनेगा, ठीक है। समझ में बात? अब देखिए ये क्या बोला है, अभी आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया है, लेकिन मैंने यहां पे 3 इक्वेशन दे रखे हैं। इन 3 इक्वेशन के मदद से हम लोग इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले शर्त चेक करना है, ठीक है। यहां पे आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा था एक मैथ व्यापक रूप, वो क्या था? A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2 x2 प्लस B2 y2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग पढ़े थे, है ना। तो A1 क्या होता है? A1 क्या होता है? अचर पद, है ना। तो बताओ x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। और x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो इसमें जो है A1 का वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। अब देखो B1 की वैल्यू क्या है? तो सिंबल के साथ लेंगे, तो B1 का वैल्यू है -2। क्या है? -2। C1 इसमें है तो C1 नहीं है, तो C1 की वैल्यू क्या है? 0। क्या है? 0, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग कि यहां पे देखो 3x प्लस 4y माइनस 20 है। क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 20 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो इक्वेशन है ये A2 है। A2 क्या है? 3 है। B2 क्या है? 4 है। और C2 क्या है? तो C2 है हमारा -20। क्या है? C2 क्या है हमारा? -20। समझ में आ रहा बात? यहां पे समझना। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या कोई बराबर है, तो इसको ऐसे पुट करेंगे A1 बटा A2, ठीक है, B1 बटा B2, C1 बटा C2। क्योंकि इसमें C1 बटा C2 नहीं है, ठीक है, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं C1 और C2, मतलब कोई भी बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कोई बराबर है कि नहीं। अब देखो A1 का वैल्यू क्या है? A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू 3 है, B1 का वैल्यू -2 है, B2 का वैल्यू 4 है, C1 का वैल्यू क्या है? 0 है और C2 का वैल्यू 20 है। देखो क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर है? इसको और अगर हल करना चाहें, ठीक है, मैं यहीं पे नहीं कर सकता हूं, ठीक है, और हल करना चाहें तो 1/3 इज इक्वल टू -1/2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 1 2, 2 2 4 है ना। यहाँ पे क्या होगा? 0/20। अब देखो
क्या ये सभी एक जैसे है, क्या एक दूसरे के बराबर है? यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे 0/2 है। तो क्या है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अन मतलब कि एक ही सिर्फ हल हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, एक ही हल हो सकता है ना? समझ में आई बात? इसका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। अब देखो थोड़ा सा इसका जो युग्म है, ये युग्म, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? तो ये इक्वेशन कहलाएगा संगत। क्या कहलाएगा? ये क्या है, संगत है या फिर अविरोधी है। और इसकी ग्राफ कैसी बनेगी? तो ऐसे प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात है ना? आपको इक्वेशन दिया रहेगा और बताओ, और पूछेगा कि बताओ ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका युग्म का नाम क्या होगा? संगत है, असंगत है, क्या होगा? या फिर इसके हलों की संख्या क्या होगी? तो क्या करेंगे आप लोग, इस फॉर्मूला पे चेक करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल है, अविरोधी है ना? समझ में बात? बोलेगा इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगी, है ना? कोई दिक्कत? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसको भी क्या करेंगे हम लोग, A1 A2 पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है? 2, सॉरी हाँ, B1 की वैल्यू क्या है? 3, और C1 की वैल्यू क्या है? तो भैया -9 है। A2 की वैल्यू क्या है? 4, B2 की वैल्यू क्या है? 6, C2 की वैल्यू क्या है? -18। अब देखो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है कंडीशन चेक करने के लिए, है ना? तो A1/A2 है ना, B1/B2, C1/C2 ऐसे है ना? तो ये चेक करते हैं। देखो A1 की वैल्यू क्या है? 2, B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू 4 इक्वल टू B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू -9, C2 की वैल्यू -18। अब देखो इसको हम काट छाट के छोटा करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, काटो 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 काटो। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस माइनस खत्म, है ना? माइनस खत्म हो गया। अब देखो इसको हम लोग क्या आया हमारा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो ये तीनों जो हमने यहाँ पे लाया है, ये तीनों क्या है? एक है ना? ये तीनों क्या है? इक्वल है। ये तीनों क्या है? इक्वल है। जब ये तीनों इक्वल है तो इसके हल क्या होंगे? तो इसके हलों की संख्या जो होगी वो अनेक हल होगी। क्या होगा? अनेक हल होगी। और ये जो इक्वेशन है हमारा, ये वाला इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है? तो ये आश्रित है। क्या है? ये कैसा इक्वेशन है? तो ये हमारा आश्रित है ना? और इसकी जो ग्राफ बनेगी वो कैसे बनेगी? एक लाइन में बनेगी। और ये क्या कहलाता है? समपाती कहलाता है। क्या कहलाता है? समपाती कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात है? कोई दिक्कत नहीं। चलो और देखो अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले A1 की वैल्यू यानी इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 से हम लोग करेंगे, है ना? इक्वेशन 1 में सिर्फ A1 की वैल्यू यानी A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू -4। ठीक है, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4, C2 की वैल्यू -2 है ना? अब देखो ये है, अब हम लोग क्या करते हैं, वो छोटा वाला जो फॉर्मूला है उस पे सेट करते हैं ना। A1/A2, B1/B2, C1/C2 चेक करते हैं, है ना? तो A1 की वैल्यू क्या है? 1 और A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4, C1 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू -4 है ना? अब देखो इसको काट छाट करते हैं, काट छाट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये तो सेम है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस खत्म, 4 1 जा 4, 4 3 जा 2 है। अब देखो यहाँ पे हल्का सा कैलकुलेशन था, ये 1/2 है ना? 1/2 है और 1/3 है। देखो तो ये A और B की वैल्यू सेम है लेकिन C की वैल्यू क्या है? सेम नहीं है। A और B की वैल्यू जो है वो क्या है? A और B की वैल्यू जो है वो C सेम है लेकिन C की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, है ना? देखो तो है सेम नहीं ना है,
तो जब ऐसा आता है आंसर हमारा एबीसी का, तो क्या कहलाएगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये इक्वेशन जो है वो फोकट में दिया हुआ है, इसका कोई हल नहीं होगा। और देखो इसका युग्म जो है, ये जो इक्वेशन है, ये हमारा जो इक्वेशन है, ये हमारा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? तो इस इक्वेशन को बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं? विरोधी। क्या बोलते हैं? विरोधी। विरोधी बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, है ना। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? समांतर बनेगा। ये क्या बनेगा? समांतर बनेगा। कैसे बनेगा? तो समांतर रेखा में ग्राफ बनेगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया रहेगा एमसीक्यू में, ठीक है, पूछेगा, ठीक है, कि दिया हुआ इक्वेशन है, उस इक्वेशन को बोलेगा कि हाँ बताओ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20, जो इक्वेशन दिया होगा वो, इसमें से बताओ कि इसके हलों की संख्या क्या होगी, ठीक है, इसका ग्राफ का क्या नाम होगा, इसका युग्मों का नाम क्या होगा। तो क्या कीजिएगा आप लोग? सिंपल सा a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 पे सेट कर देंगे उसके वैल्यू को। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, काट छाट करना है, चेक करना है कि इक्वल है, कौन इक्वल नहीं है ना। और हम लोगों को ये फिगर याद रहेगा, फटाक से हम लोग बोल देंगे, है ना। सीधा रखना। अगर कोई भी इक्वल नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। और युग्मों का जो नाम होगा उस इक्वेशन का, वो होगा संगत, यानी कि अविरोधी। और ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी, कटा हुआ बनेगा। सब देखो यहाँ पर कटा हुआ, तो क्या बनेगा? सब कटा हुआ बनेगा, है ना। अगर सब बराबर है, सब बराबर है, तो क्या होगा? अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। मतलब कि अगर सब एक साथ है तो क्या होगा? अनेक हल होगा। और क्या होगा? ये सभी एक दूसरे पे आश्रित रहेंगे। क्या रहेंगे? एक दूसरे पे आश्रित रहेंगे। इसकी ग्राफ कैसी बनेगी? तो समपाती बनेगी। क्या रहेगी? समपाती बनेगी, ठीक है। और अगर a1 b a और b की वैल्यू सेम है, c की वैल्यू सेम नहीं, यानी एक तो जो है टेढ़ा भाग रहा है, ठीक है, एक तो जो क्या टेढ़ा भाग रहा है, तो क्या होगा? वो उसका कोई भी हल नहीं होगा, है ना। उसका कोई भी हल नहीं होगा। और वो क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। सी क्या कर रहा है? इसमें विरोध कर रहा है। दो तो साथ है लेकिन एक तो क्या कर रहा है? उसका विरोध कर रहा है ना। तो क्या होगा? वो असंगत हल होगा। और उसका ग्राफ जो बनेगा वो क्या होगा? समांतर बनेगा। क्या बनेगा? समांतर बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एमसीक्यू के जो सवाल आएंगे उसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसे देख करके, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने जो थ्योरी देखा है, और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? ग्राफीय विधि या फिर बीजगणितीय विधि, है ना। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे बीजगणितीय विधि, उसके बाद पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, ठीक है। बीजगणितीय विधि में से तीनों मेथड्स के मैथ को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, समझ लीजिए, और एमसीक्यू अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।